टॉपर्स कॉपी वही निशानी है। तो जो टॉपर्स सिलेक्शन लिए हैं, आप विजन आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, आपको एथिक्स का, जीएस पेपर 1, 2, 3 सब का, एस्से का टॉपर्स कॉपी मिलेगा। उस टॉपर्स कॉपी से सीखिए, अपने आंसर को कंपेयर कीजिए। जो 3 इडियट्स में 2 कैरेक्टर है, मतलब 3 इडियट्स जो पूरी मूवी है 2 कैरेक्टर के अराउंड घूम रही है। एक रैंचो का फिलॉसफी है जिसमें वो हर कॉन्सेप्ट में डीप में जा रहा है ना। एक चतुर रामलिंगम का फिलॉसफी है जिसमें वो बहुत डीप में नहीं जा रहा है, लेकिन वो रट ले रहा है उस चीज़ को। आपको मज़ेदार बात बता दूं, मेंस चतुर रामलिंगम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आसान होगा। मुझे लगता है कि मॉर्निंग में या शाम में रनिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी दोस्त के, और अपने आप से बात करना इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने क्या पढ़ा, कल क्या टारगेट है, कितना पीछे हैं, कितना आगे हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हमें आशा है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मेंस 2024 की परीक्षा दे रहे होंगे और उसके लिए अभी लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है। इन 60 दिनों का सही से सदुपयोग करके आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो इन 60 दिनों में कैसे आपको करंट अफेयर्स को, कैसे रिवीजन को और किस तरीके से टेस्ट सीरीज को मैनेज करना चाहिए, इसमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, हमारे डिस्कशन को मैं शुरू करूं तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी आने वाले जो 60 दिन हैं, इन 60 दिनों में स्टूडेंट्स को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कि जो अभी 7 दिन तो ऐसे देखने में लगता है कि बड़ा कम है। 7 दिन 2 महीने हैं बस। तो स्टूडेंट को लगता है कि पहले हम पूरा पढ़ लें, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि आपने पढ़ तो लिया और लास्ट में 20 दिन या 15 दिन बचा, इतना प्रेशर आ जाता है कि आप लिख नहीं पाते हो। हाँ, और परीक्षा में लिखना ही है। हाँ, परीक्षा में लिखना ही है। तो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत बार तो स्टूडेंट फिर हाथ खड़ा कर देता है कि जैसा एग्ज़ाम जाएगा देखेंगे, फिर अगली बार अच्छे से देंगे। मतलब प्रीलिम्स में बड़ा एक गजब देखोगे कि 1-2 दिन पहले स्टूडेंट को लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है और मैं अगली बार अच्छे से दूंगा, या फिर ये अटेम्प्ट छोड़ दूं। जो लोग बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं उनके साथ है कि छोड़ तो सकते नहीं हैं, नहीं छोड़। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट 1 महीना पहले हाथ खड़ा कर देते हैं कि इस बार अच्छे से नहीं जाएगा, तैयारी छोड़ देते हैं। हाँ, तो 60 दिन बहुत होता है। अगर आप सही दिशा में पढ़ते हैं तो 60 दिन में आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है, और उस स्टैटिक पोर्शन में क्या पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। अगर सबको रिवाइज करोगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो स्टैटिक में क्या पढ़ें और करेंट को कैसे इंटीग्रेट करें, इसका भी बहुत बच्चों को इशूज़ आता है। और लास्ट बात कि जो ऑप्शनल और जीएस, इसके बीच में जो बैलेंस करने लगते हैं स्टूडेंट, और करना पड़ता है एक्चुअली, उधर एस्से छूट जाता है। हाँ, एथिक्स छूट जाता है। एथिक्स हो जाता है। और एस्से के साथ तो ये है कि मैं आपको, मेरा जो अनुभव है, 25 से 30% स्टूडेंट जो नए हैं, जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, वो पहला एस्से लिखते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो फिर अपने आप 30-40 नंबर दूसरे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में उनका कम हो जाता है और फिर वो मेंस क्लियर नहीं होता है। हाँ सर, तो अब इसी पर सर जो बच्चे हैं वो 60 दिनों के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो बेसिकली जो आपका स्टैटिक आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रीलिम्स का जो आपने स्टैटिक पढ़ा है उसको हटाने का, कि एकदम कम से कम स्टैटिक पढ़ें। जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के रिस्पेक्ट में जो एकदम बिल्कुल फोकस्ड होके आपको स्टैटिक पढ़ना, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, और जो PYQs क्वेश्चंस जो एक्चुअली मैं वही बोलने वाला था कि आपको PYQ एनालाइज करना है। एक सब्जेक्ट का PYQ एनालाइज करने में नॉट मोर देन 10 आवर्स लगता है, 10 घंटे लगते हैं। जो बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, सोशल जस्टिस का तो आप 4-5 घंटे में एनालाइज कर लेंगे। जब उसमें अधिकतर स्टूडेंट टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है टाइम का। तो कोई भी आप सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए 5 घंटा 10 घंटा PYQ में, और आपको एक रिदम मिलेगा कि हाँ, इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और उसी में आपको स्टैटिक और करेंट को शामिल करना होता है। जी सर, निश्चित ही स्टूडेंट्स को इन सारी रणनीतियों को अपनाना चाहिए। अगर हम GS पेपर 2 की बात करें सर, तो उसमें गवर्नेंस और जो सोशल जस्टिस का पार्ट होता है, उसको लेकर के यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है और इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? बिल्कुल सौरभ, जब आप PYQ एनालाइज करोगे तो देखोगे कि जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होता है थीम। अगर आप सीधे स्टैटिक पे जाते हैं
जो आपने पढ़ा है कन्वेंशनल स्टैटिक्स, तो स्टैटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप PYQ एनालाइज करोगे तो गवर्नेंस में भी और सोशल जस्टिस में भी गिन के 10-15 टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे कि सोशल जस्टिस में आप देखोगे तो जो प्राइमरी एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है। उसी प्रकार से जब आप हेल्थ पे आओगे तो टर्सरी हेल्थ या सेकेंडरी हेल्थ पे नहीं पूछता है, प्राइमरी हेल्थ पे पूछता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज पे बार बार सवाल आ रहा है, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज में प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस सब टॉपिक पे स्टैटिक का आपके पास पहले से नोट्स है, और उसके बाद आप जो करेंट के इसके ऐड कर लें, डेटा ऐड कर लें, वैल्यूएट कर लें। हाँ, इन जनरल करेंट में आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है करेंट में, लेकिन जब आप एनालाइज करोगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप यूपीएससी के लिए गवर्नेंस में फेवरेट टॉपिक है। हाँ सर, क्योंकि सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट इसमें, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस है इस पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी डायमेंशन पे आपको तैयार करना पड़ेगा। और मज़ेदार बात आपको बता दूं कि जैसे पहले सवाल पूछा है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे कि इसका ग्रामीण उत्थान या ग्रामीण विकास में क्या योगदान है या महिला उत्थान में क्या योगदान है, कोई भी सवाल आएगा इसके पॉइंट्स वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आप PYQ एनालाइज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसा ही स्टैटिक उसका तैयार कीजिए, और साथ में करेंट आप मेंस 365 से ऐड कर सकते हैं, मंथली मैगजीन से ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आपका हो जाएगा। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ सौरभ, जो खासकर गवर्नेंस के क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसका डिमांड टफ होता है समझना। क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है। हाँ, पहले डायरेक्ट सवाल पूछता था कि सिटीजन चार्टर में क्या प्रॉब्लम है, क्या लाभ हैं, अब स्टेटमेंट देता है, अब उस स्टेटमेंट को डिकोड करना पड़ता है। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो स्टेटमेंट या मांग के संदर्भ में प्रैक्टिस करना है। तो आप, और मांग बहुत आसान होता है, बस समझना टफ है। तो आपको मांग का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ आप अच्छे से लिख पाएंगे। जी सर। सर आपने जो बताया अभी की जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को साथ में जोड़ करके पढ़ना होता है। तो अब हम, क्योंकि लगभग 60 दिन ही बचे हुए स्टूडेंट्स के पास, तो करंट अफेयर्स को लेकर के अब क्या रणनीति होनी चाहिए, उसे कैसे साथ में जोड़ना चाहिए? सौरभ, मुझे तो लगता है कि करेंट अफेयर में बच्चों के समक्ष दुविधा नहीं आनी चाहिए। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट जो विजन बनाती है मेंस 365, उससे अच्छी डॉक्यूमेंट, अच्छी मैगजीन मैंने नहीं देखा है। लास्ट टाइम अगर करना है आपको तो मेंस 365 के वो टॉपिक्स पकड़ लें। हाँ, उसमें लगभग 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स का संकलन रहता है। हाँ, बहुत बार अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक छूट रहा है तो मंथली मैगजीन पे भी जा सकते हैं उस टॉपिक पे। तो मेंस 365 का वो आप सेक्शन उठा लें गवर्नेंस या सोशल जस्टिस का, और आपके जो स्टैटिक हैं, जो पहले से नोट्स है, उस नोट्स के साथ पेज ऐड करके उसको ऐड करते रहें। ये ध्यान देना है कि नोट्स मेकिंग स्मार्टली होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नोट्स मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप शॉर्ट में लिखें, डेटा है इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड कीजिए। और उसके बाद आपको अच्छे से रिवीजन करना है ना, और फिर टेस्ट दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। हाँ सर, अब मेरा अगला प्रश्न इसी पर लेकर है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट नोट्स भी बनाते हैं अच्छे से, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं। तो इसमें जो टेस्ट सीरीज़ है वो कैसे रोल प्ले करती है और उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है एग्ज़ाम में? सौरभ, अभी टेस्ट सीरीज पे हम आते हैं। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इन जनरल बच्चों को लगता है कि एक बार रिवाइज कर लेंगे उससे काम बन जाएगा, ऐसा होता नहीं। हाँ, आपको, मैं हर बच्चे से बात भी जब करता हूँ तो यही बताता हूँ कि जो 3 इडियट्स में 2 कैरेक्टर है, मतलब 3 इडियट्स जो पूरी मूवी है 2 कैरेक्टर के अराउंड घूम रही है। एक रैंचो का फिलॉसफी है जिसमें वो हर कॉन्सेप्ट में डीप में जा रहा है ना। एक चतुर रामलिंगम का फिलॉसफी है जिसमें वो बहुत डीप में नहीं जा रहा है, लेकिन वो रट ले रहा है उस चीज़ को। आपको मज़ेदार बात बता दूं, मेंस चतुर रामलिंगम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आसान होगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो बहुत डीप, आपको PhD नहीं करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। अब होता है कि कैसे बार बार रिवाइज करें, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिवीजन चक्र का। आप एवरी डे मॉर्निंग में
1 घंटा अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए। जो पहले पढ़ा हुआ है उसको। हाँ हाँ, और वो अलग रिवीजन होगा जो आप टेस्ट देने के लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिवीजन चक्र है ये महीने भर चलता रहेगा। और अगर महीने भर में एक बार भी आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है तो मेंस तक आपका 2 या 3 रिवीजन चक्र के कारण हो जाएगा। और इधर टेस्ट के कारण अलग से रिवीजन कर रहे हैं आप, 2-3 रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। तो जब 5-6 रिवीजन हो जाता है तो पूरा आपका जो नोट्स है उसका मैपिंग दिमाग में हो जाता है। एक एक पॉइंट्स आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप जब बच्चे से बात करेंगे तो उनका जो नेचुरल स्पीड रहता है, नेचुरल स्पीड मॉक में भी, तो 3 घंटा 30 मिनट या 3 घंटा 40 मिनट पूरे क्वेश्चंस करने में, पूरे क्वेश्चन अच्छे से करने में, है ना। ऐसे तो हम लोग 3 घंटा में पूरा क्वेश्चन भी कर लेंगे लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे मॉक पेपर का रोल आ जाता है। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जो 7 दिन है, पहला 20 दिन आप स्पीड का टेंशन मत लो, 4 घंटे में पेपर करो। उसमें आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है उसके डिमांड पे, जब डिमांड पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो 20 दिन बाद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत लग जाएगी और मांग आसानी से जल्दी से समझने में आदत लग जाएगी। दूसरी तरफ आप बार बार रिवीजन कर रहे हो रिवीजन चक्र के कारण, तो जो आर्गुमेंट्स हैं वो जल्दी आपके दिमाग में आएंगे और जल्दी आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो अगर आप 20 दिन स्पीड का टेंशन नहीं लेते हो, उसके बाद जो बचे हुए 40 दिन हैं उसमें हर टेस्ट में 5 मिनट कम करना होता है, तो वो 12 से 15 टेस्ट में आप कहाँ जाएंगे, 3 घंटे पे आ जाएंगे। और उसके बाद जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है तो एक दिन में 2-2 टेस्ट देना है फुल लेंथ, उससे कि एग्जाम में होता है रियल। हाँ, वो आपको मौका अभ्यास में भी मिलेगा। उसके बाद भी जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको एक दिन में 2-2 देना है। तो आप अगर ऐसा 10-12 टेस्ट दे देते हैं तो बहुत आसानी से मेंस क्लियर हो जाएगा। सर मैं यहाँ पर आपसे स्पष्ट रूप से ही पूछना चाहूँगा, जो आपने अभी टेस्ट की बात की है, तो क्या ऐसा कोई नंबर है कि लगभग इतने टेस्ट अब 60 दिनों में स्टूडेंट्स को देने चाहिए? मुझे इन जनरल जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जितने बच्चों से बात करता हूँ और जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग बच्चे पे करते हैं, कितना टेस्ट दिया, एक तो देखिए कहना आसान है, टेस्ट देना आसान नहीं होता है सर। तो जब बच्चा 20 क्रॉस करता है टेस्ट में तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मिनिमम 20 टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। जी सर। और आगे जाकर के जब एक दिन में 2-2 टेस्ट देंगे तो फिर वो लगभग 20 टेस्ट हो भी जाते हैं। बिल्कुल जी सर। लेकिन जब टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, लगातार स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस पढ़ने के दौरान में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस, एंजाइटी होना स्वाभाविक है। आपने भी अपनी तैयारी के दौरान महसूस किया होगा, मैंने भी किया है। तो उसको मैनेज अब कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए सौरभ, जो मेंस में जो स्ट्रेस होता है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब बच्चे टेस्ट नहीं लिखते हैं और डाउन द लाइन आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में लिखना ही है। तो बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और टेस्ट नहीं लिख रहे हैं और लगता है उनको कि हम लास्ट में लिख लेंगे, और जैसे जैसे समय नज़दीक आता है और टेस्ट उन्होंने नहीं लिखा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि जो टेस्ट है या राइटिंग प्रैक्टिस है आपको पैरेलली चलाना है, साथ साथ करते रहना है। हाँ, आपका अगर स्टैटिक भी कंप्लीट है तब भी टेस्ट लिखा, आपका करेंट से इंटीग्रेट किया तब भी टेस्ट लिखा, 2 रिवीजन हुआ तब भी टेस्ट लिखा, 5 रिवीजन हुआ तब भी टेस्ट लिखा। याद रखना है, जब तक आप 10 टेस्ट या 5 टेस्ट खराब नहीं लिखोगे तो अगला टेस्ट अच्छा नहीं लिखोगे। खराब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑब्वियसली जानबूझ के खराब नहीं लिखना है, लेकिन कोई स्टार्ट कर रहा है लिखना तो खराब ही लिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। टॉपर्स के साथ भी, जब टॉपर्स का पुराना कॉपी देखिएगा और नया देखिएगा बिल्कुल अंतर है। तो स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे आसान तरीका है टेस्ट लिख के स्ट्रेस रिलीज करो। उसके अलावा मुझे लगता है कि मॉर्निंग में या शाम में रनिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी दोस्त के, और अपने आप से बात करना इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने क्या पढ़ा, कल क्या टारगेट है, कितना पीछे हैं, कितना आगे हैं। तो जो दौड़ने के क्रम में जो पसीना बहता है ना, तो उसके नमक के साथ आपका फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाता है। तो ये सब भी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ लोग योगा करते हैं, योगा से बढ़िया कुछ नहीं है, तो योगा भी कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। जी सर, निश्चित ही इस तरह की एक्सरसाइज को करके स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। अब सर हमारे डिस्कशन के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो अब इस समय में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? सौरभ, बच्चों को मैं एक कविता के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। जी सर।
हिंदी साहित्य में एक महान कवि हुए हरिवंश राय बच्चन, आप भी जानते ही होंगे। तो उनका एक कविता है पूर्व चलने के बटोही। तो उसी में कुछ पंक्तियां हैं कि पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर ले। आगे लिखा है कि अनगिनत राही गए इस राह से पर उनका पता क्या, पर कुछ गए छोड़ इस पर पैरों की निशानी। ये निशानियां मुख होकर भी कुछ बोलती हैं, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही वाद की पहचान कर ले। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोला गया है कि कुछ जो इस पे यात्री हैं अपना पैरों की निशानी छोड़ के गए हैं, उस निशानी से आपको पता लगाना है कि रास्ता क्या है। टॉपर्स कॉपी वही निशानी है। तो जो टॉपर्स सिलेक्शन लिए हैं, आप विजन आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, आपको एथिक्स का, जीएस पेपर 1, 2, 3 सब का, एस्से का टॉपर्स कॉपी मिलेगा। उस टॉपर्स कॉपी से सीखिए, अपने आंसर को कंपेयर कीजिए। हाँ, और चूँकि समय कम है, ये मैं समझ रहा हूँ, तो कम से कम आप एथिक्स और एस्से में तो टॉपर्स कॉपी एनालिसिस कर सकते हैं। कम से कम 30 से 40 नंबर का एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा होगा। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि टॉपर्स कॉपी को डेली एनालाइज कीजिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो। तो टॉपर्स कॉपी के साथ में पीवाईक्यू का एनालिसिस भी करना हाँ, वो तो मैंने बताया अभी कि पीवाईक्यू तो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, है। निश्चित ही सर, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स हैं कि इन आने वाले 60 दिनों में किस तरीके से अपने रिवीजन को, अपने करंट अफेयर्स को और टेस्ट सीरीज़ को मैनेज करना चाहिए, ये आपके समझ में आया होगा। और हम इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में डिस्कशन लाते रहेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं, वो हमारे साथ कमेंट में शेयर करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।